हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 उसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम उनको हम स्पेसिफिकली यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो इन क्वेश्चंस पर, इन टॉपिक्स पर आप विशेष ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जब प्लानिंग स्टार्ट हुई थी 1950 से, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 ईयर प्लान्स हमारे इंडिया में एग्जीक्यूट होते हैं, 1950 से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कुछ बीच में 1-1 साल के भी प्लान आए थे, कुछ 3 साल के भी प्लान आए थे। तो यहाँ पर हमको कवर करना है कि प्लानिंग के गोल्स क्या हैं, ठीक है, और जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। जो भी 5 ईयर प्लान के जो कॉमन गोल्स हैं वो हैं ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ठीक है। तो इनके बारे में हम फोकस करेंगे। तो दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द प्लान्स हैव गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज गोल्स। इट विल बी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट ऑल द गोल्स ऑफ ए प्लान टू बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस इन ऑल द प्लान्स। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अ चॉइस हैज़ टू बी मेड इन ईच प्लान अबाउट विच ऑफ द गोल्स इज़ टू बी गिवन प्राइमरी इम्पोर्टेंस। तो हर एक 5 ईयर प्लान का एक गोल नहीं होता, उनके अलग अलग गोल होते हैं, अलग अलग गोल को इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। एग्ज़ाम्पल, जो मॉडर्नाइजेशन का जो गोल है वो अगेंस्ट हो सकता है किससे, कि एक गोल हमारा ये भी है कि हमको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना है और एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन भी लेके आना है, और मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे तो वो होगा नई टेक्नोलॉजी और मशीनों से, ठीक है। तो अगर मॉडर्नाइजेशन आएगा तो लेबर की ज़रूरत कम होगी, तो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ कैसे होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कैसे होगा। इसीलिए जो भी प्लानर्स हैं उनको सारे गोल्स को बैलेंस करके चलना पड़ता है और ये एक बहुत कठिन जॉब है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो भी 5 ईयर प्लान बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि इन चारों गोल्स के अगेंस्ट उसके गोल ना जाएं, जैसे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, यानी ये भी मेंटेन हमको रखने हैं, ये गोल्स भी हमको अचीव करने हैं। यानी 5 ईयर प्लान का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना दिया तो वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल इन चारों गोल के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, वो इनके फेवर में ही होना चाहिए। तो एक एक करके बात करेंगे। पहला है वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर हमारे देश की, किसी भी कंट्री की उत्पादन करने की कैपेसिटी अगर इंक्रीज़ होती है, उत्पादन करने की कैपेसिटी अगर बढ़ती है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का मतलब हमारे देश के अंदर प्रोडक्टिव कैपिटल ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरी, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग सर्विसेज ये ज़्यादा हों, और जो भी प्रोडक्टिव कैपिटल है उसकी इफ़िशियंसी अच्छी हो। प्रोडक्टिव कैपिटल का मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स, ठीक है, मशीन की हेल्प से हम उत्पादन करते हैं, तो हमारे देश के अंदर कहना चाहिए कि लार्ज स्टॉक होना चाहिए मशीन्स का, ठीक है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा, ये मशीन इफ़िशियंट होनी चाहिए, इफ़िशियंट होनी चाहिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये उत्पादन करें और कम से कम वेस्टेज करें, ठीक है। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ स्टेडी इंक्रीज इन द जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जीडीपी में लगातार इंक्रीज़ अगर हो रहा है तो ये एक अच्छा संकेत है। और जीडीपी किससे कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू जीडीपी कहलाई जाती है, ठीक है।
अब देश की जो जीडीपी है वो अलग अलग सेक्टर से आती है। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जीडीपी आती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी जीडीपी आती है और सर्विस सेक्टर से भी जीडीपी आती है। तो हर एक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है, वो अलग अलग है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंपोजिशन अलग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अलग है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अलग है। तो जैसे जैसे कंट्री कोई डेवलप करती है तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। आमतौर पर जब भी देश विकास करना शुरू करता है तो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा होता है जीडीपी में वो कम हो जाता है और इंडस्ट्री का बढ़ जाता है। और जब कोई कंट्री हायर लेवल पे होती है डेवलपमेंट पर तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो जाता है जीडीपी में। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस एग्रीकल्चरल सेक्टर से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है जब कोई कंट्री हायर लेवल पे है डेवलपमेंट के पे। भारत में हमने जैसे पढ़ा था चैप्टर 1 में, एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में 50% से भी ज़्यादा था। यानी देश में जितना उत्पादन हो रहा है उसका 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर ही, केवल एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, बट बाय 1990 लेकिन 1990 तक सर्विस सेक्टर का हिस्सा करीब करीब 40% हुआ। यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से भी ज़्यादा जो हम पाते हैं एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं जीडीपी का 1950 से 1991 तक की क्या रिपोर्ट है। 1950-51 में एग्रीकल्चर का 59% था, लेकिन 1990 में रह गया 34%। इंडस्ट्री का 1950 में 13% शेयर था जीडीपी में, 1990 में हो गया ये 24%। सर्विस सेक्टर का 28% था, अभी हो गया ये 40.5%। तो देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो गया समय के रहते हुए। इसका मतलब हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है, वो हायर लेवल पे है डेवलपमेंट पे। ओके, इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। जो नीला वाला है कलर वो एग्रीकल्चर का है, ये 1950 का ग्राफ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पर इंडस्ट्री का रेड कलर का है, सर्विस का ग्रीन कलर का है। तो किस तरह से स्ट्रक्चरल चेंज हुआ समय के साथ साथ। ठीक है, तो ये एक ग्रोथ है जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, जो हर कंट्री का होता है कि हमको लगातार जीडीपी में ग्रोथ करनी है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमको नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, इसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ सकता है अगर उस फैक्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी की एक मशीन अगर आती है तो उसकी हेल्प से उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता केवल कि हमको नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, बट हमको एक सामाजिक नज़रिए में भी एक नयापन लेके आना है। ठीक है, जैसे महिलाओं को रिकॉग्निशन हमारी सोसाइटी में, इंडिया में उतना नहीं है जितना मेल को होता है, जितना मेल को होता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में यानी पुरानी सोसाइटी में वुमेन को समझा जाता था कि उन्हें घर पर ही रहकर काम करना है, यानी वो बाहर जाकर अर्निंग नहीं कर सकते। बट एक मॉडर्न सोसाइटी का जो ख्वाब प्लानिंग के लॉन्ग टर्म गोल में हमने देखा वो ये है कि वुमेन के अंदर का जो टैलेंट है, उनकी योग्यता का भी हमें यूज़ करना चाहिए बैंकों में, स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो देश के अंदर और जीडीपी की ग्रोथ में हेल्प मिले। तीसरा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्फ रिलायंस। कोई भी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर सकती है अपने खुद के रिसोर्सेज यूज़ करके, है ना। तो पहले जो 7 जो 5 ईयर प्लान थे
उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी थी वो सेल्फ़ रिलायंस पर दी थी। सेल्फ़ रिलायंस का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से ख़रीद रहे हैं, उन चीज़ों को हमें अपने कंट्री में यानी डोमेस्टिकली उन्हें प्रोड्यूस करना है, ताकि उन चीज़ों के लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड रहकर ना चलना पड़े। तो इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा गया, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हमको उन कंट्रीज़ का प्रेशर फील करना पड़ता है, उनका प्रेशर झेलना पड़ता है, जिन कंट्रीज़ से हम नेसेसरी गुड्स वहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल इसका मैं आपको दे रहा हूँ जो यहाँ पर नहीं दिया है इस बुक में। वो ये है कि 1960 में और उसके आसपास हमारी कंट्री में अमेरिका से फूड ग्रेन्स आते थे। तो उस समय एक बार जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था, तो अमेरिका ने इंडिया को ये धमकी दी थी कि अगर आपने इस वॉर को बंद नहीं किया, नहीं रोका, तो हम आपको फूड ग्रेन की सप्लाई बंद कर देंगे। अगर ये बात इंडिया नहीं मानता तो इस देश में लाखों लोग भूख से मर जाते। इसलिए उसका प्रेशर मानना पड़ा और वहाँ पर उस वॉर को हमें बंद करना पड़ा। इसीलिए सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़रूरी है। जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है इक्विटी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। इन तीनों से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, इम्प्रूव नहीं होगा। भले ही हमने ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया है, अगर बहुत सारे लोग देश के अंदर गरीबी में जी रहे हैं, तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के साथ साथ इक्विटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारा प्लानिंग का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। इक्विटी का मतलब ये है कि अगर देश तरक्की कर रहा है, देश के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसका हिस्सा गरीब व्यक्ति को बराबर मिलना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी को उसका बेनिफिट कम मिले और अमीर आदमी को उसका बेनिफिट ज़्यादा मिले। पिछले 50 सालों से इंडिया इस बात की कोशिश कर रही है कि इक्विटी को अचीव किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी सॉल्व नहीं होने वाली है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम कुछ इस तरह से बन चुका है जहाँ पर अगर कोई रिस्क आता है तो उस रिस्क का प्रेशर पुअर पर्सन पे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो और पुअर हो जाता है और अमीर व्यक्ति पर उसका प्रेशर कम होता है। अमीर व्यक्ति पर पैसा ज़्यादा होता है तो उस पैसे की हेल्प से वो ज़्यादा पैसा अर्न कर लेता है, और गरीब व्यक्ति पर क्योंकि कुछ नहीं होता तो वो कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता। तो जो भी वेल्थ जनरेट होती है देश के अंदर, उसका बहुत बड़ा हिस्सा केवल अमीर के हाथ में जाता है, रिच पर्सन के हाथ में जाता है, एक लेबर के हाथ में नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, एक तो वर्ड होता है हमारा इक्विटी और एक वर्ड होता है हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी की, तो क्या आप मुझे ये बताइए कि अगर एक लेबर और अगर एक डॉक्टर है, तो इक्विटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक लेबर की इनकम भी उतनी ही होनी चाहिए और एक डॉक्टर की इनकम भी उतनी ही होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? एक लड़के ने, एक व्यक्ति ने जो इतनी मेहनत करी, जो उसके अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, पैसा खर्च किया और वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बना, तो जायज़ सी बात है वो ज़्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक टैलेंट है, उसने एक हार्ड वर्क किया, उसको रिवार्ड उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर को भी उतना ही मिलेगा और लेबर को भी इतना ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द इक्विटी कॉन्सेप्ट, तो कौन आदमी डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करेगा? इस देश में कोई डॉक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इक्विटी से हमारा मतलब है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे
इक्विटी से हमारा मतलब है यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो जिस चीज़ के जितना योग्य है उसको उतना मिलना चाहिए। बट इसमें भी एक कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो गैप है वो ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति अगर डॉक्टर है वो ज़्यादा कमा सकता है, ठीक है, बट अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि एक डॉक्टर एक ऑपरेशन से 50,000 रुपये कमा रहा है और एक लेबर एक साल के अंदर 50,000 रुपये कमा रहा है, तो ये जो गैप है वो जस्टिफाइड नहीं है, इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस कंक्लूज़न पर पहुँच सकते हैं कि कंट्री के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स आप ये याद कर लो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाला है, ये मेरी आपको गारंटी है, इसीलिए बिल्कुल याद कर लो। अगले वीडियो में इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तब तक का आप वेट करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच।